पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे कंपटीशन खत्म हुआ था, यूनफी और उसके फैमिली वाले ना काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब हमारी सारी की सारी मुसीबत खत्म हो गई। इसी खुशी के मौके पे यूनफी यहाँ पर प्रपोज कर देता है किंगलू को कि वो सबको पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। जिस पर किंगलू जो थी वो भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन तब उसकी जो सेक्ट की एल्डर होती है ना, वो उसको बताती है कि तुम ये शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे फादर तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स करवा चुके हैं, इसलिए तुम्हें यूनफी को छोड़ना होगा। तो इस वजह से ना वो किंगलू बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी, जिसके बाद वो जो तीनों क्लान वाले हैं वो आकर सीधा यूनफी की फैमिली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि आखिर ये मामूली से फैमिली ये कंपटीशन कैसे जीत गए। तो उनका मकसद था यूनफी और उसके पूरे के पूरे परिवार को जान से मारकर खत्म कर देना। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यूनफी जो था वो अपनी डिसोल्यूशन टेक्निक को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक थी और अगर यहाँ पर यूनफी उसको एक्टिवेट कर लेता है ना, तो उसके पास कुछ चांस होगा कि वो तीनों की तीनों फैमिली वालों को मार सकता है, वरना तो वो तीनों फैमिली वाले बंदे जो यहाँ पर आए हैं वो उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। देखते ही देखते यूनफी की जो ये फैमिली थी उसके कई सारे बंदे मारे जा चुके थे, सभी की लाशें बिछी होती है। लेकिन तब यूनफी जो होता है वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी डिसोल्यूशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसने यहाँ पर उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। जैसे उसने ये किया, उसके अंदर से ऐसा ऑरा बाहर निकलता है कि सारे के सारे लोग उड़कर दूर फेंका चुके थे, सबकी हालत खराब हो जाती है और जमीन फाड़ कर यूनफी की जो मार्शल स्पिरिट थी ना वो बाहर निकल कर आ चुकी थी। अब डिसोल्यूशन टेक्निक यूज करने की वजह से उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा सोल पावर को यूज कर रही थी यूनफी के, जितना कि वो पिछले लाइफ में यूज किया करती थी। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि यूनफी की जो अभी करंट में जो बॉडी है उसके बाद जितनी सोल पावर है ना वो उतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसकी मार्शल स्पिरिट उसको अच्छे से यूज करते हुए अटैक कर सके। तो इसी वजह से सबसे बड़ा रिस्क ये न था यहाँ पर कि अगर ज्यादा टाइम तक इस टेक्निक को यूनफी ने यूज किया ना तो उसकी सोल पावर पूरी तरह से डैमेज होगी और उसकी जान तक जा सकती है। लेकिन जब रिस्क पे था उसकी फैमिली को बचाना, तो यूनफी ने यहाँ पर वो डिसोल्यूशन टेक्निक यूज कर लिया। उसकी मार्शल स्पिरिट पूरे गुस्से के साथ वहां पर तैयार हो चुकी थी और उसको देखकर तो लोग एकदम दंग रह जाते कि भाई साहब जरा देखो तो यहाँ पर यूनफी को वो कितना डेंजरस नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये यूनफी है ही नहीं, ये कुछ और ही इंसान है जो हमारी मौत बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। सीन तो एकदम कमाल का था और यहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट इसमें चार चांद लगा रही होती है। मजा ही आ गया चीज देखकर। सबसे पहले तो यूनफी अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस छक्के का जो मास्टर होता है ना उसको एक ही थप्पड़ में उठाकर फेंक देता है, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि बेचारे की हड्डियां वगैरह सब टूट गई। एक ही थप्पड़ का वो मालिक था। तो ये देखकर बाकी तीनों फैमिली के जो मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि यार लगता है कि अगला हमारा नंबर है। अब यूनफी अपनी पावर का यूज करते हुए हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारी वाट लग जाएगी। यूनफी की अभी यहाँ पर हालत खराब होने लगी थी, उसकी सोल पावर काफी ज्यादा खत्म हो चुकी होती है। वो कहता है कि जानता हूँ यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम तक अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर सकता, लेकिन सवाल जब मेरे परिवार को बचाने के ऊपर आया है ना तो मैं अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हूँ। ना तब तक इसको एक्टिवेट करके रखूंगा तब तक यहाँ पर मैं जीत नहीं जाता। तो वापस अपनी पावर का यूज करते हुए वो जो जितने भी फैमिली वाले थे उनके ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर एक और थप्पड़ मारता है उसी गैंग लीडर को, जिस वजह से वो भी अधमरा हो चुका था। लग रहा था कि उसकी भी जान चली गई, वो वहां पर टपक चुका था। अब बारी थी उन फैमिली के वो जो मास्टर वगैरह है उनकी। तो मास्टर वगैरह तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए ना उस मार्शल स्पिरिट के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उनकी हवा निकल गई होती है और वो ढंग से कुछ मिनट भी इस अटैक को नहीं रोक पाए थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और अटैक उनको जाकर लगा ना तो वो सारे मास्टर जो है वो मारे जाएंगे। यूनफी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और अनजाने में वो अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा चुका था कि उसकी बॉडी अब जवाब देने लग जाती है। उसकी बॉडी ढीली पड़ने लग गई थी। इस वजह से होता ये कि यूनफी सीधा वहां पर बेहोश हो जाता है और ऊपर जाकर सीधा नीचे गिर गया था। जैसे तैसे वो अपने आप को संभालता है, लेकिन वो ये कहने लग जाता है कि मेरी पूरी सोल पावर एग्जॉस्ट हो गई, जिसका मतलब ये कि मेरी मार्शल स्पिरिट अब खत्म होने वाली है। उसकी मार्शल स्पिरिट जो थी ना वो वहां पर धीरे धीरे करते हुए गायब हो जाती है। यूनफी ने अपनी पूरी पावर को एग्जॉस्ट किया तो ज्यादा टाइम तक ये मार्शल स्पिरिट भी अब टिक नहीं पाई। यूनफी के फैमिली वाले जल्दी से उसके पास आते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि यूनफी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो यही मौका देखकर वो जो बाकी फैमिली के मास्टर थे ना वो कहते हैं कि यूनफी ने अपनी सारी पावर को एग्जॉस्ट कर दिया, अब वो कुछ खास कर नहीं पाएगा, हमारे पास यही मौका है, जाते हैं और इसके ये क्लान को ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना हमें मिलने वाला है। तो इस वजह से वो लोग जाते हैं यूनफी के फादर और जितने भी मास्टर वगैरह थे ना उनके ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पर इनका बैटल शुरू हो चुका था। तो वहीं हम यहाँ पर शियाओडी और किंगलू को देखते हैं, वो दोनों भी आपस में फाइट कर रहे थे। जब पीछे से शियाओडी ने यूनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी ना तो वहां पर आकर किंगलू पहुंच गई थी और वो उससे लड़ना शुरू कर चुकी थी। इसी वजह से इनका बैटल जो था ना वो बहुत ज्यादा इंटेंस चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। शियाओडी यहाँ पर कहती है कि किंगलू अगर मैं तुझे मार दूंगी ना तो यूनफी को कितना बुरा लगेगा, वो एकदम उदास हो जाएगा, उसको एकदम तड़प से महसूस होने लगेगी और यही तो मैं चाहती हूँ। मैं उसको उदास देखना चाहती हूँ, उसको तकलीफ में देखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यूनफी कभी भी खुश रहे और ये करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तेरी जान लेना। इसलिए मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली, सबसे पहले तुझे मारूंगी, लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू ना मरने के बाद दूसरी दुनिया के अंदर अकेली नहीं रहेगी, वहां पर मैं बहुत जल्द यूनफी को भी भेज दूंगी। तो तुम दोनों की जो अधूरी प्यार की कहानी यहाँ पर रहेगी ना उसको पूरा कर लेना आफ्टर लाइफ के अंदर, यानी कि मरने के बाद वाली दुनिया में। आज यहाँ पर पूरी तरह से ये क्लान का ना खात्मा होगा, कोई
कोई भी नहीं बचेगा, इस दुनिया के नक्शे से ही उनको मिटा दिया जाएगा। तू भी मरेगी, युनफी भी मरेगा और सबके सब मरने वाले हैं। तो शुरुआत तेरे से ही होने वाली है। शियाओडी अपने सारे अटैक का यूज करते हुए उस किंगलू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन किंगलू उसे कहती है कि अपनी बकवास बातें बंद कर, तेरा जो ये बात करने का तरीका है ना मुझे पसंद नहीं आया। वो तुरंत अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है, उसके अंदर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार देती है जितनी भी शियाओडी की स्पिरिट्स वगैरह थी उनके ऊपर, जिस वजह से उसकी स्पिरिट डिस्ट्रॉय होती है और जितने भी अटैक वगैरह थे शियाओडी के वो सब यहाँ पर खत्म हो चुके थे। तो ये देखकर शियाओडी को गुस्सा आ जाता है कि तेरी तो तू घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन किंगलू वापस से उसके ऊपर एक और बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देती है, जिस वजह से शियाओडी की हालत खराब हो चुकी थी। वो दूर जाकर फेंका जाती है और उससे कहने लग जाती है कि शियाओडी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पर किंगलू को आवाज आती है, जहाँ बाहर से वो लोग चिल्ला रहे थे कि देखो युनफी ने अपनी पावर को एग्जॉस्ट कर लिया, अब हम उसको मार सकते हैं, वो बचने वाला नहीं है, उसके बचने के चांसेस खत्म हो गए। तो शियाओडी ये सुनकर किंगलू से कहती कि सुना तुमने, देख रही हो ना युनफी एग्जॉस्ट कर चुका है अपनी पावर को, वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा, वो तो मरने ही वाला है, तो तुम यहाँ पर अकेले क्या करोगे, मैं तुम्हें भी मार देती हूँ ना, दोनों के दोनों चले जाना दूसरी दुनिया में। आज युनफी मरेगा, आज सारे के सारे उसके क्लान वाले मरेंगे। वो दोबारा से यहाँ पर किंगलू के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। वो यहाँ पर जैसे अटैक करती है, लेकिन फिर भी किंगलू जो थी हर बार उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते जाती है, वो उसको बहुत मारती है और कहती है कि आइंदा कभी भी तूने युनफी के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की ना, सच कह रही हो, तेरा वो हाल करूंगी जिससे सुनकर मौत भी कांप जाएगी। लेकिन शियाओडी तो यहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि मुझे मौका मिले ना, मैं तुझे और उस युनफी को दोनों को एक साथ इतने टुकड़े करूंगी ना कि दुनिया में कोई उसको गिन ही नहीं पाएगा। मुझे तुम दोनों से इतनी ज्यादा नफरत है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये सुनकर किंगलू को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ पर सच में शियाओडी को जान से मार डालती है। शियाओडी यहाँ पर मर चुकी थी। किंगलू कहती है कि मैं तुझे कब का मार चुकी होती, लेकिन युनफी जो था तुझ पर एहसान करते हुए तुझे छोड़कर रखा था, वरना जो तूने हरकत की थी ना उसके बदले मैं तुझे कब का मार दी होती। तो वहीं युनफी का जो ही क्लान था वो अभी भी यहाँ पर उन तीनों क्लान के बंदों के साथ फाइट कर रहा होता है। ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस चल रहा था। शी क्लान का जो मास्टर है वो तो यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करता जा रहा था। मास्टर वगैरह की हालत खराब हो जाती है। अब तो मास्टर भी कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो इतनी जल्दी हार कैसे मानेंगे। वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस शी क्लान के मास्टर को बहुत अच्छी टक्कर देते। ये बैटल इनका यहाँ पर एकदम बराबर का चल रहा था। काफी कम तादाद में थे युनफी के क्लान वाले लोग, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे तीनों के तीनों क्लान के बंदों को। तो युनफी अब यहाँ पर वो जो उसके जितने भी मास्टर वगैरह थे ना उनसे कहता है कि मास्टर अपनी पावर ना कुछ टाइम के लिए मुझे उधार दे दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बनाने में, ताकि मैं यहाँ पर इसको खत्म कर सकूं। जानता हूँ कि मेरी सोल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन आप मेरी हेल्प करेंगे ना अपनी पावर देकर तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक बना सकता हूँ। तो ये सुनकर बाकी मास्टर कहते हैं कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तैयार हो जाओ, हम अपनी पावर को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसके बाद युनफी के फादर जितने भी मास्टर वगैरह थे ना वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और एक साथ अपनी पावर को युनफी के अंदर उन्होंने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। इससे होता ये कि युनफी के पास जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है ना वो उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार का जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन था उसमें ट्विस्ट ये था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर अकेले युनफी की पावर नहीं थी बल्कि कई सारे मास्टर और युनफी के फादर की भी पावर थी। तो इस वजह से जैसे यहाँ पर ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और उसने जब अटैक देकर मारना शुरू कर दिया था कि तुरंत ही किंग क्लान का जो मास्टर होता है वो शी क्लान के मास्टर को सामने कर देता है, जिस वजह से स्वॉर्ड के पूरे अटैक उसको जाकर लगते हैं और उसकी जान जा चुकी थी। ये तो घटिया आदमी अपने ही दोस्त को आगे कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो युनफी के फादर और बाकी मास्टर कहते हैं उस किंग क्लान के मास्टर से कि तेरे ना पापों का घड़ा भर चुका है, तो बहुत ज्यादा पाप कर लिया है, तो अब तू और नहीं कर सकता, क्योंकि हम तुझे यहाँ पर सजा देने के लिए तैयार हैं। तो ये मत सोचना कि तू आज बचने वाला है, तू बचेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसके बाद युनफी के जो फादर थे ना वो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देते हैं उसी किंग क्लान का जो मास्टर था उसको, जिस वजह से उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वो अधमरा हो चुका था और मरते मरते वो ये कहता है कि मेरे बेटे किनआन मेरी मौत का बदला जरूर लेना। तो इस युनफी और उसके फादर को ऐसी मौत देना जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना कहते कहते साथ ही वो यहाँ पर मर चुका था। जितने भी तीनों क्लान के बंदे यहाँ पर आए थे उन तीनों क्लान के बंदों को युनफी और उसके फादर और मास्टर ने मिलकर ना मार डाला था। यहाँ पर ये क्लान के ऊपर आया हुआ खतरा जो था वो टलता हुआ नजर आ रहा था। तो ये देखो वो जो छक्का होता है शिया उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो एकदम डर से कांपने लग जाता है कि भाई साहब लगता है कि अगला नंबर मेरा ही है, ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। वो गवर्नर से कहता है कि अब एक गवर्नर अचार डालने के लिए यहाँ पर आया क्या, इतनी आर्मी लेकर जाना अटैक करना इन लोगों के ऊपर, तेरी तो कितनी बड़ी आर्मी है, तू इन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए इनकी जान ले सकता है, कुछ नहीं करेगा तो हम तो वैसे मारे जाएंगे। तो ये सुनकर गवर्नर कहता है कि अरे हाँ मैं तो भूल गया था मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी है। वो अपनी आर्मी से कहता है कि आर्मी तैयार हो जाओ युनफी और उसके फादर की जान लेने के लिए। तो अब यहाँ पर न जाने कितने ही 100 लोग थे जो सभी अपना पावर को एक्टिवेट करते हुए एक अटैक रेडी कर लेते हैं ताकि युनफी उसके मास्टर और उसके फादर को मारा जा सके। और अगर ये अटैक उन लोगों ने यहाँ पर कर दिया तो युनफी और उसके फादर वगैरह का हार जाना यहाँ पर कंफर्म है, क्योंकि वो लोग अभी यहाँ पर इतना खतरनाक बैटल लड़े हैं, इसके बाद उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो एक और बैटल लड़ सके इतने सारे सिपाहियों के साथ। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उन लोगों का अटैक लगने वाला था ना युनफी और बाकियों के ऊपर, कि उससे पहले वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा लग रहा था। वो आया था हजारों की तादाद में सोल्जर वगैरह को लेकर।
ये होता है वही प्रिंस इस एम्पायर का जिसकी युनफी ने जान बचाई थी। तो प्रिंस यहाँ पर आने के बाद उस श्योर से कहते कि क्या वो श्योर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हारा तो कभी इस इलाके में आना होता ही नहीं है, आज यहाँ पर किसके लिए आए थे? क्या तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं था किसी को मारने वगैरह करने का? क्योंकि मैं तुम्हारी हरकत से वाकिफ हूँ, तुम लोगों को खाली मारने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो। तो ये सुनकर श्योर कहता है कि अरे सीनियर आप क्या कह रहे हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जो थर्ड प्रिंस है वो इतना ज्यादा रिस्पेक्टेड बंदा है, इतना ज्यादा हाई पोजीशन का बंदा है ना कि सबको उसके सामने झुकना पड़ता है। गवर्नर की भी कोई औकात नहीं है कि वो उसके सामने टिक सके। तो वो जो प्रिंस था वो यहाँ कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर तुम सब ने इसलिए आए थे ताकि युनफी को मार सको, लेकिन मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी युनफी के ऊपर आग उठाने की कोशिश की ना तो उसको पहले मुझसे लड़ना होगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ उस युनफी की वजह से। उसी ने मेरी जान बचाई थी और जिस इंसान ने मेरी जान बचाई हो मैं उसको बचाने के लिए ना जाऊँ, ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। जैसे मुझे पता चला कि युनफी के ऊपर खतरा आया है, उसकी जान ली जा रही है, तो मैं तुरंत भागा भागा यहाँ पर आया हूँ। तो अब जितने भी लोग यहाँ पर बचे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है जो मेरी आंखों के सामने युनफी का तुम एक बाल तक बांका करके दिखा सको? तो ये सुनकर वहाँ पर शियाओ तो उस प्रिंस से कहने लग जाते कि प्रिंस बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे पता होता था कि इसने आपकी जान बचाई है, आपका ये दोस्त है, तो गलती से भी मैं इस युनफी के ऊपर नजर डालता ही नहीं, माफ कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। युनफी आज से मेरे भाई की तरह, मैं उसके ऊपर कभी भी गलत नजर नहीं डालूंगा। गवर्नर की भी फटकर हाथ में आ चुकी थी, वो भी उस प्रिंस के सामने कहते कि प्रिंस एक और मौका दे दीजिए, आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं युनफी को कभी कुछ करूंगा नहीं। तो प्रिंस कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जान तो यहाँ पर बख्श रहा हूँ, लेकिन एक कीमत पर तुम्हारी जो गवर्नर की पोजीशन है ना वो तुमसे छीन ली जाती है। आइंदा से इस सिटी का जो गवर्नर है वो तुम नहीं रहोगे। गवर्नर की हालत तो खराब हो चुकी थी अपनी पोजीशन को खोने के बाद, लेकिन उसकी जान बच गई, इसी में वो खुश था। किसी ने सोचा नहीं था कि सच में यहाँ पर इस एम्पायर का ही प्रिंस आ जाएगा युनफी को बचाने के लिए, जो कि प्रिंस तो किसी को बचाने के लिए यहाँ पर आता ही नहीं है। तो जब यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन हैंडल हो चुकी थी ना, तो किंगलू जो होती है दूर से खड़े खड़े ये देखती है और कहती है युनफी से कि युनफी अब लगता है कि टाइम आ चुका है, मुझे जाना होगा, अब तुम्हारी फैमिली बच चुकी, सब कुछ सेटल हो गया है ना, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। वो वहां से जा चुकी थी, युनफी को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जाना मजबूरी था। युनफी जो था प्रिंस से कहता है कि प्रिंस मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप इतने सही टाइम पे एंट्री मारेंगे, मैं तो भूल भी गया था कि मैंने आपकी हेल्प की है। तो युनफी कहता है कि अरे तुम मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मत दो, तुम मुझे बस यहाँ पर ब्रदर कहो, क्योंकि आज जो मैं जिंदा हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तुमने हेल्प नहीं की होती तो कब का मैं मर गया होता। तो मेरी जान तुम्हारा एहसान है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे फैमिली के ऊपर जितना भी खतरा आता ना वो सब अब टल चुका है और तुम्हारे ऊपर अब कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। युनफी काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि जो उसका सपना था उसने उसको पूरा किया। पिछली लाइफ में वो ये नहीं कर पाया था अपनी फैमिली को, अपने क्लान को बचाना, लेकिन इस लाइफ में उसने ये कर दिखाया। अपनी मेहनत पे और अपने अपनों का साथ मिलने के बावजूद उसने अपने क्लान को बचा लिया, जिस वजह से युनफी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि सब कुछ सेटल हो गया, अब बारी है यहाँ पर किंगलू के पास जाने की। वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मैंने उसको प्रपोज किया है तो अब हम दोनों की शादी होगी। पर तब वहाँ पर जुई जो थी भागते हुए आती है और युनफी से कहती है कि युनफी ये ना कोई लेटर छोड़कर गया तुम्हारे लिए, मैंने उसको पढ़ा नहीं, ना जाने कौन दे के गया, तुम इसको पढ़ के चेक तो करो। तो जैसे युनफी उस लेटर को पढ़ता है ना उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लेटर भेजा था किंगलू ने और उसने सारी बात लिखी होती है कि युनफी मैं छोड़कर तुम्हें जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। युनफी भागा भागा वहाँ पर किंगलू को ढूंढने के लिए जा रहा था और साथ ही साथ वो लेटर भी पढ़ रहा होता है। तो लेटर में यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि युनफी मुझे माफ कर देना, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम मुझसे करते हो और मेरा दिल कभी गवारा नहीं करता कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ। आज भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे फादर ने ना सू क्लान वालों के साथ मेरा रिश्ता तय करा दिया, इस वजह से वो मुझे जबरदस्ती वहाँ पर भेज रहे हैं। मैं जानती हूँ कि सू क्लान वाले बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम उनका मुकाबला अभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जरूर एक न एक दिन आओगे और मुझे यहाँ से बचाओगे। तुम्हारी किंगलू तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं चाहे दुनिया के किस भी कोने में रहूं, चाहे मेरी कितनी भी सांसें क्यों ना चलती रहे, वो सांसें चलेगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे इंतजार में। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि कभी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो तुम्हें अपना वादा निभाना है। जब तुम इतने काबिल हो जाओ कि तुम मुझे बचा सकते हो ना, तो मेरे पास लौट कर जरूर आना, चाहे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। युनफी एकदम ज्यादा इमोशनल हो चुका था, उसको नहीं पता कि अब वो करे तो करे क्या। तो उसको किंगलू यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आती। वो आवाज लगाते हुए जोर से चिल्लाते हुए किंगलू से कहते कि किंगलू तुम कहाँ चले गए, कम से कम आखिरी बार एक बार तुम्हें देख तो लिया होता, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने वादा किया, तुमने कहा है ना कि मैं तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आऊँ, तो मैं आऊंगा और आऊंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा, इतना स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगा ना कि दुनिया सामने खड़ी हो जाए मेरे, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जैसा तुमने कहा है मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा तुम्हारे पास, और वो दिन बहुत जल्द आएगा, इंतजार कर रहा हूँ मैं उस दिन का। किंगलू जो थी वो दूर से यहाँ पर युनफी को देखती तो है, लेकिन युनफी उसको देख नहीं पाता। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। दिल तो कह रहा था कि वो उसके पास जाए, उससे मिले और एक बार अच्छे से गुड बाय कहे, लेकिन वो ये कर नहीं पाती, वरना अगर वो युनफी से मिलेगी तो युनफी उसको जाने नहीं देगा और इससे युनफी के ऊपर एक खतरा आ सकता है। तो जैसे युनफी अकेला बैठा हुआ था ना, वहाँ पर वो प्रिंस आ जाता है और युनफी से कहता है कि मैंने सुना कि किंगलू ने अपने लेटर में सू क्लान का जिक्र किया है, लेकिन सू क्लान ना, तुम उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ही मत करना। हमारा जो
एम्पायर है ना वो भी सू क्लान वालों से टक्कर लेने के बारे में बहुत कम ही सोचता है। हालांकि हम दोनों के बीच दुश्मनी है, लेकिन फिर भी वो सू क्लान वाले हमारे टक्कर के हैं, कहीं कहीं तो वो हमसे आगे भी निकल जाते हैं। तो उनका मुकाबला करने के बारे में ना तुम छोड़ ही दो, अभी तो तुम उनका मुकाबला करते हुए किंग लू को नहीं बचा सकते हो। तो युनफी कहता है कि मुझे ना तियान युआन सेक्ट में जाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना डिसेबल बनाया। तो सबसे पहले मैं वहां पर जाऊंगा, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूंगा, खुद को स्ट्रांग बनाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा किंग लू को बचाने के लिए। मैंने अपना टारगेट जो है ना वो सेट कर लिया और मुझे मेरे टारगेट से कोई नहीं भटका सकता। जिस पर प्रिंस कहता है कि युनफी मुझे तुमसे ना कुछ कहना था, एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर तुम उसको पूरा कर देते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। जिस पर युनफी कहता है कि रिक्वेस्ट कैसे रिक्वेस्ट, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पर पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि आप एक प्रिंस है, आप कहाँ इतने कमाल के बंदे, आपकी रिक्वेस्ट को मैं छोटा मोटा बंदा कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो प्रिंस कहता है कि जो मेरी रिक्वेस्ट है ना उसको तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कंप्लीट कर सकता, और यही खास करके रीजन था जो मैं तुम्हारे पास आया हूँ मिलने के लिए। देखो अगर तुम यहाँ पर ये काम कर दोगे ना मेरे लिए, तो उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि आज से हमेशा हमेशा के लिए जब तक तुम्हारी फैमिली यहाँ पर रहती है ना उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारी फैमिली के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है मेरे लिए। तो देखो आज से 3 महीने बाद ना एक एल्केमी कॉम्पिटिशन होने वाला है। मैंने देखा है कि तुम्हारी एल्केमी की जो स्किल है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो एल्केमी में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे बिहाफ पर ना तुम उस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करो, उसको लड़ो, उसको जीत कर दिखाओ, क्योंकि अगर तुमने वो कॉम्पिटिशन जीता तो उसके बाद मुझे मौका मिलेगा जो एम्प्रेस है ना उसका इलाज करने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। और एम्प्रेस ने यहाँ पर ये कहा है कि जिसने भी उनका इलाज किया ना वो उसको सीधा का सीधा क्राउन प्रिंस बना देगी, यानी कि उसको मिलेगा सिंहासन इस पूरे के पूरे एम्पायर का। मैं एम्पायर का प्रिंस तो हूँ, लेकिन मुझे वो सिंहासन नहीं मिला, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करते हो ना तो मैं उस सिंहासन को हासिल कर सकता हूँ। और यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है जिससे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वो पूरा करो। तो युनफी कहते हैं कि 3 महीने बाद है ना वो कॉम्पिटिशन, तो ठीक है मैं 3 महीने बाद आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ तियान युआन सेक्ट के अंदर ताकि 3 महीनों के अंदर कम से कम कुछ तो प्रैक्टिस करो, कुछ तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। इसलिए आप मेरा इंतजार करना, जब वो कंपटीशन शुरू होने वाला रहेगा ना मैं पक्का उस दिन आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे अपना सफर करना है तियान युआन सेक्ट के अंदर। जिस पर वो प्रिंस कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे तो बस 3 महीने बाद का टाइम चाहिए, तुम ये कर दोगे तो बहुत आसान होगा तुम्हारा। तो ये सुनकर युनफी जो था ना वो भी इस शर्त पे मान जाता है। इसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं। यहाँ पर 3 बंदे थे और ये तीनों की तीनों हेवनली रेल्म पे होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये तीनों यहाँ पर आए थे कुछ बीस्ट वगैरह को मारने के लिए और पावर वगैरह को कलेक्ट करने के लिए। तो उनमें जो लोग थे ना उनको अजीब सा यहाँ पर एक हेवनली ऑरा महसूस होता है। वो एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें वो हेवनली ऑरा महसूस हुआ, जिस पर सामने वाला भी कहता है कि हाँ हाँ मुझे महसूस तो हुआ, मुझे लगा कि खाली मेरा वहम है, लेकिन सच में मैंने यहाँ पर हेवनली ऑरा महसूस किया है। तो फिर तीनों कहने लग जाते हैं कि अगर यहाँ पर वो हेवनली ऑरा मौजूद है ना तो समझो कि हमारा ब्रेक थ्रू होने वाला है। चलो चलो जल्दी चलते हैं उस हेवनली ऑरा को ढूंढने के लिए, ताकि उसकी मदद से हम अपना ब्रेक थ्रू कर पाए। लेकिन ये लोग थे कौन, किस लिए यहाँ पर आए थे और इनका क्या कनेक्शन चलने वाला है स्टोरी को लेकर आगे चलकर, तो वो हमें पता चलेगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर युनफी जो था वो अपने दोस्तों के साथ उसी तियान युआन सेक्ट में जाने के लिए निकल चुका था। वो जो युनफी का दोस्त होता है वो कहता है कि मैंने तो सुना है कि तियान युआन सेक्ट के अंदर ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग रहते हैं और वहाँ पर जल्दी किसी को एडमिशन भी नहीं मिलता, तो क्या हमें सच में अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी ना, या हमें भगा दिया जाएगा। जिस पर युनफी कहता है कि हम ऐसे चोरी छुपे थोड़ी ना जा रहे, वहाँ के मास्टर ने खुद हमें बैच दिया है कि जब भी हमें तियान युआन सेक्ट के अंदर जाना हो ना हम जा सकते हैं, तो हमारे पास वो बैच है, हम वो दिखाकर अंदर आसानी से जा सकते हैं, तुम उसकी टेंशन मत लेना। तो होता ये है कि इसके बाद तीनों की तीनों जो लोग थे ना वो पहुंच चुके थे उसे तियान युआन सेक्ट के पास। यहाँ पर जैसे ये लोग आते हैं उनको एक हेवनली गेट नजर आता है जो कि एंट्री पॉइंट है तियान युआन सेक्ट के अंदर जाने का। यहीं से सेक्ट के अंदर जाने की एंट्री मिलती है, लेकिन कोई भी अरे गहरे बंदों को वो गेट अंदर जाने देता ही नहीं। जब तक कि बंदे के पास बैच नहीं होगा ना तियान युआन सेक्ट का, उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। फिर जो था वो तुरंत ही अपना जो बैच होता है वो बाहर निकालता है और स्कैन करने की कोशिश करता है उसी दरवाजे के ऊपर कि वो हमें अंदर जाने की परमिशन दे दे। थोड़ा टाइम के अंदर वो दरवाजा उसको स्कैन करता है, वो कहता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। इस वजह से ये सभी लोग तियान युआन सेक्ट के अंदर आकर पहुंच चुके थे। पहली बार ये यहाँ पर आए थे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वाओ यार क्या कमाल की जगह है, ये तो हमारे पुराने वाले सेट से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ज्यादा कमाल का है। यहाँ पर तो सब कुछ होगा जो हमें चाहिए कल्टीवेशन इंक्रीज करने में, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है और उसके आते साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक आकर गिरने वाला था जुई के ऊपर। तो अटैक गिरने से पहले वो जो बंदा होता है ना वो जुई को बचा लेता है और उसको बचाने के बाद वो कहने लग जाता है कि देखो तो एक और लड़की है जो यहाँ पर मेरे प्यार में गिर गई। मैं हूँ ही इतना ज्यादा हैंडसम, इतना ज्यादा कमाल का कि लड़कियां तो ऐसे ही मेरे प्यार में गिरते रहती है। आज एक और नई लड़की गिरी है, अब तो मजा ही आने वाला है। लेकिन ये लड़का था कौन, यहाँ पर क्या करने का इसका इरादा था, ये सारी चीजें तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाली है, क्योंकि अब से यहाँ पर युनफी का नया सफर शुरू हो रहा है तियान युआन सेक्ट के अंदर। यहाँ पर वो ट्रेनिंग लेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसके बाद आगे का सफर वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन वो हमें बताया जाएगा आगे के एपिसोड्स के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।